हम अभी जैविक खेती की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। तो ऐसा है कि प्लांट को रसायन चाहिए, उसको इससे मतलब नहीं होता कि उसे रासायनिक खेती के द्वारा रसायन मिल रहा है कि जैविक खेती के द्वारा रसायन मिल रहा है कि प्राकृतिक खेती में जीवाणु रसायन दे रहे हैं। तीनों स्थिति में उसे रसायन चाहिए होता है। रसायन मतलब जो अणुओं की श्रृंखला है, चाहे वो रासायनिक से हो, जैविक से हो या प्राकृतिक तौर पर हो, पौधे को चाहिए होता है। तो इस सिद्धांत को रासायनिक खेती के जो जनक में यूरिया, डीएपी, यूरिया के जो जनक हैं मिस्टर लाइबेक ने बहुत अच्छा इस सिद्धांत को समझाया है। और मैं चाहता हूँ जैविक खेती के किसान भी इस सिद्धांत को समझें। क्या समझाया उन्होंने कहा कि 1.3% पौधे को नाइट्रोजन चाहिए होता है, 0.45% फास्फोरस, 0.40% पोटास, 15% कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर चाहिए होता है, और 0.5% में आयरन, जिंक, बोरान, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये तत्व चाहिए होते हैं। तब जाके पूर्ण उत्पादन प्राप्त होता है। अब जैसे उन्होंने कहा नाइट्रोजन 1.3%, तो इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब आप ये समझिए कि अगर 100 कुंटल आप उपज प्राप्त कर रहे हो, चाहे 1 एकड़ में कर रहे हो या 1 हेक्टेयर में कर रहे हो, तो प्लांट ने वहाँ पर ये जो प्रतिशत मैंने बताया, इस प्रतिशत में सारे तत्व प्राप्त किए हैं। जैसे 1.3% नाइट्रोजन 100 क्विंटल का कितना होगा? 130 किलो। और 130 किलो नाइट्रोजन का मतलब है 3 कुंटल यूरिया प्लांट ने प्राप्त किया रासायनिक खेती में सोचा जाए तो। दूसरे शब्दों में बोलेंगे कि 100 कुंटल उपज चाहिए तो 3 क्विंटल यूरिया आपको प्लांट को देना पड़ेगा, है ना, रासायनिक खेती की दृष्टि से। जैविक खेती की दृष्टि से 130 किलो नाइट्रोजन आपको ज़मीन के अंदर भेजने पड़ेंगे। अब जो है नाइट्रोजन का सोर्स क्या है? गौमूत्र है, गाजर घास फरस की बात किए, पंचगव्य की बात किए हैं। तो इनमें तो इतना होता नहीं कि आप 130 कंपोस्ट खाद में भी होता है, कुछ खली में भी होता है, तो इनमें इतना होता नहीं, बस 1%, 2% या 1% होता है खली में, है ना। कंपोस्ट खाद में 1.25% होता है, तो इतना तो हम दे नहीं सकते। 130 कुंटल कंपोस्ट खाद देंगे तो पौधा इतना बढ़ जाएगा, 5 फुट का हो जाएगा और उसमें कुछ फल ही नहीं आएगी। तो ये इनकी एक सीमा होती है देने की, है ना। और जीवाणु खेती यानी प्राकृतिक खेती में जीवाणु दे सकते हैं 130 किलो नाइट्रोजन, क्योंकि हवा में तो 78% नाइट्रोजन है, ज़मीन में फिक्स कर देंगे तो क्या दिक्कत है। और ऐसे ही प्राकृतिक तौर पर सारे पेड़ पौधों को तो ऐसे ही देते हैं जीवाणु, तो वो आराम से दे सकते हैं 130 किलो नाइट्रोजन। कृत्रिम तरीके से संभव नहीं। आप 3 कुंटल यूरिया डाल देंगे तो पौधा बहुत बढ़ जाएगा, या आप पंचगव्य से, कंपोस्ट खाद से इतना नाइट्रोजन देंगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, अनबैलेंस हो जाएगा, है ना। तो जैविक और रासायनिक जो तरीका है ये कृत्रिम तरीके हैं, है ना। जीवाणु खेती या प्राकृतिक खेती में बहुत इजीली 130 किलो नाइट्रोजन दे सकते हैं और उसमें कम ज़्यादा की कोई संभावना भी नहीं होती है। जितना प्लांट को चाहिए होता है उतना ग्रहण करता है, बाकी मिट्टी में रहता है, फिर बाद में उड़ भी जाता है। तो ऐसी फास्फोरस है 0.45% का मतलब होता है 100 कुंटल में 45 किलो P2O5 पेंटा ऑक्साइड यानी फास्फोरस ऑक्साइड प्लांट को देना होता है। अब इतना जो है रासायनिक खेती में कैसे होगा? रासायनिक खेती में जो है 16% होता है ना, एसएसपी में, सिंगल सुपर फास्फेट में 16% होता है ना। तो 1 क्विंटल में 16 किलो मिलेगा, तो 3 क्विंटल ये भी लगेगा, मतलब 3 कुंटल यूरिया, 3 कुंटल फास्फोरस,
तब जाके जो है 100 कुंटल लायक नाइट्रोजन फास्फोरस ही हो रहा है। पोटास भी 40%, तो म्यूरेट ऑफ पोटास में कितना पोटास होता है? 56% होता है ना, तो कितना होगा? यानी लगभग उसका जो है 40, मतलब 40 किलो हमें जो है पोटास देना है 1 एकड़ में रासायनिक खेती की दृष्टि से। तो एमओपी हमको कितना देना पड़ेगा? 20 किलो, है ना, ज़्यादा थोड़ा सा 22-23 किलो देना पड़ेगा म्यूरेट ऑफ पोटास। तो अभी आप देखिए ये कैलकुलेशन है रासायनिक खेती का, ये कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है, ये सब लैब में टेस्टेड और ये सब करके किए गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, इतना तो देना पड़ेगा। हमारी समस्या है हमको जैविक में कैसे दें। तो फास्फोरस और पोटास मिट्टी में बहुत ज़्यादा होता है, जैविक में ऊपर से हम जो है खली है और राख फास्फेट है, कुछ जिप्सम में कुछ होता है, गेरू में होता है, नमक में होता है, समुद्री नमक, सेंधा नमक, इन सबसे हम दे तो सकते हैं, पर उतनी, और एक सोर्स है प्रेस मड, उसमें भी होता है, तो ये हम दे तो सकते हैं पर अनबैलेंस तो होगा। इसलिए इसका सबसे अच्छा सोर्स तो बैक्टीरिया ही है। आप मिट्टी में जीवाणु फिक्स कर दें नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटास के, ये अपने आप दे देंगे। अब इसलिए दे देंगे कि मिट्टी पूरे हिंदुस्तान भर में फास्फोरस पोटास मिट्टी में है, केवल 3-4 ब्लॉक में मैंने फास्फोरस कम देखा है, और पोटास तो पूरे हिंदुस्तान में हर जगह है। मिट्टी यानी क्या? मिट्टी यानी सिलिकॉन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, आयरन, कैल्शियम, इन्हीं से तो मिट्टी बनी है। तो मिट्टी में फास्फोरस पोटास बहुत है, केवल इसका बैक्टीरिया वहाँ हम सेटल कर दें 2 × 10⁻⁶ मिनिमम 20 लाख पर ग्राम। मिट्टी में 20 लाख कॉलोनी हम अगर फिक्स कर दें तो कोई ज़रूरत नहीं है, ना हमें मिस्टर लाइबेक के सिद्धांत को समझने की ज़रूरत है, ना ही हमें जैविक खेती में किस किस सोर्स से हम पोषक तत्व दें, ये भी समझने की ज़रूरत नहीं है। बैक्टीरिया दे ही देंगे आप, केवल बैक्टीरिया मिट्टी में डालिए, और बैक्टीरिया या जीवाणु और पौधे एक दूसरे से बात करते हैं। बैक्टीरिया को जब ग्लूकोज की ज़रूरत होती तो वो पौधे के पास जाता है, पौधा उसको ग्लूकोज देता है, फिर पौधा उस बैक्टीरिया को फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, जिंक, सल्फर सब देता है। हाँ, जिंक की कमी जरूर आ रही है पूरे हिंदुस्तान में, सब तरफ आ रही है, केरल से लेकर के मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ में। उसका रीजन को समझिए आप। पहले क्या था, हमारी मिट्टी में बैक्टीरिया होते थे बहुत सारे, सभी तरह के, तो उस जीवाणु युक्त मिट्टी को खाने के लिए केचुआ आता था दौड़ता हुआ बहुत अंदर से, 1 फीट 2 फुट नीचे, मैं तो 15 फुट नीचे तक का केचुआ हमने निकाला है। तो ये केचुए ऊपर आते थे मिट्टी खाने के लिए, तो अंदर की मिट्टी को खाते खाते आते थे। तो जब 2 फुट 3 फुट 4 फुट 5 फुट नीचे जाओगे ज़मीन के अंदर, तो वहाँ जिंक है, सल्फर है, मैग्नीज है, मॉल्बेडिनम है, क्लोरीन है, ऐसे चीज़ें हैं। तो इनको खाते हुए ऊपर आता था केचुआ, तो ऊपर लाके छोड़ता था, फिर ऊपर की जीवाणु युक्त मिट्टी को खा के अंदर जाता था। तो केचुआ जीवाणु मिट्टी खाने के लिए ऊपर आता था और जीवाणु मिट्टी को खाते हुए नीचे जाता था। तो ऊपर की जीवाणु युक्त मिट्टी को खा के नीचे छोड़ता था। तो जो जीवाणु युक्त मिट्टी है जिसमें ये सारे माइक्रो न्यूट्रेंट है, वो माइक्रो न्यूट्रेंट और जीवाणुओं का के चयापचय से निकला हुआ उनका जो रसायन है, केचुए के शरीर से निकला हुआ जो रस है, केचुए के शरीर का निकला हुआ जो पसीना है, ये पसीना और मृत जीवाणुओं की कोशिका और कुछ कार्बन का भाग मिलके ह्यूमस बनाता था, और इसी ह्यूमस को प्लांट खाता था। पौधे का जो मुख्य भोजन है वो ह्यूमस है। जैसे हमारा भोजन की थाली है जिसमें दाल, चावल, रोटी, चटनी, अचार सब होता है, तो वैसे ही जो है प्लांट का जो मुख्य भोजन है वो ह्यूमस है। और ह्यूमस में ये जिंक, आयरन, कैल्शियम के सब कहीं ना कहीं बॉन्ड रहते थे, ये सब होता था। लेकिन अब ये ऊपर नीचे होना बंद हो गए केचुए। जिसके खेत में जितना अंदर तक का केचुआ होगा उसका खेत उतना पावरफुल होगा। तो पहले हमारे खेत में सारे केचुए आते थे, इसलिए हमारी खेती बहुत अच्छी थी।